इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 10वीं क्लास का एक प्रमेय, जो प्रमेय 6.3 है, जिसे हम एंगल 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 समरूपता का भी नियम कर सकते हैं, जिसका कथन है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत जो भुजा है वो एक ही अनुपात में, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि समानुपाती होती है। इसलिए दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखते हैं कैसे किया जाता है। तो पहले बताया जा रहा है कि दो त्रिभुज है, तो पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम हमने ए बी सी दिया, और एक और त्रिभुज हम बनाते हैं और इस त्रिभुज का नाम हम डी ई एफ देते हैं। तो आपके पास सबसे पहले देखना है कि क्या क्या दिया है। तो अगर हम लोग समझते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो त्रिभुज है। एक है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। तो ये दोनों त्रिभुज में समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। तो संगत मतलब होता है उसका बगलगिरी। तो जैसे ए जो है ए डी के बराबर है, बी जो है ई के बराबर है, सी जो है वो एफ के बराबर दिया है। तो ए जो है से डी के बराबर है, बी जो है से ई के बराबर है, सी जो है से एफ के बराबर है। तो इतना तो पहले हमारे पास दिया। अब कह रहा है कि अगर संगत कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। अब हमें इसमें लाना है कि इसका संगत भुजा कैसे समानुपाती करेंगे, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध हमें क्या करना है कि संगत भुजा समानुपाती। संगत मतलब ए बी के बटा में डी है बराबर बी सी के बटा में ई एफ और ए सी के बटा में डी एफ लाना है। अगर हम इसको ला देते हैं, इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाते हैं। तो इस चीज को अगर हमें समरूप करना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होता है उसमें अगर सिद्ध करने वाले के अंतर्गत रचना करना महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम रचना करते हैं। तो रचना क्या करते हैं कि भुजा, इस वाले को भुजा डी ई और भुजा डी ई और डी एफ पर क्रमशः बिंदु ई एफ के बाद कुछ ले लेते हैं जी और एच इस प्रकार है, इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि भुजा डी पर हम एक बिंदु लेंगे जिसका नाम जो है से हम जी दे दिए, और भुजा जो डी एफ है इस पर हम बिंदु एक एच इस प्रकार लेंगे, और इस प्रकार लेना है कि ए बी जो है ए बी के बराबर डी जी हो जाए और ए जो ए सी है ए डी एच के बराबर हो जाए। तो इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर डी जी और ए सी बराबर डी एच।
AC बराबर DH। तथा अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं तथा G से H को मिलाया। इतना तो हमने कंडक्शन किया। तो देखिए सबसे पहले क्या था, आपके पास इस क्वेश्चन के अंतर्गत दिया है कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करके जो लाना है कि इसके संगत भुजा समानुपाती। तो इसमें अगर हमें संगत भुजा समानुपाती करना है, इसके लिए हमने देखिए एक रचना किया। अब देखिए आप पहले समझिए इसमें रफ में कि कैसे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले किसी न किसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज को, इस वाले लाइन को, इस वाले त्रिभुज में इस लाइन को इसके पैरेलल कर देना। तो पैरेलल कब होता है कि जब या तो इसके संगत कोण बराबर हो, या तो ये संगत कोण बना रहा हो, या फिर ये अंतःएकांतर कोण या बाह्यएकांतर कोण बनाता है। अगर जब ये संगत कोण बनाता है या अंतःएकांतर कोण या बाह्यएकांतर कोण बनाता है, तो दो जो लाइन होते हैं वो समानांतर हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर संगत कोण वाले आप पढ़े थे 9वीं क्लास में कि अगर ई वाला कोण इसके बराबर है तो संगत कोण से बना बराबर हो रहा है, अगर 1 2 के बराबर है तो संगत कोण से है, अगर 2 और 3 बराबर हो गए तो अंतःएकांतर कोण से। और ये होते हैं कि जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। तो अगर अब हम सबसे पहले अगर क्या करते हैं, इस लाइन को पैरेलल करना है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण है इस वाले के हमें बराबर करना है, या फिर कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर करना है। अब जैसे ही ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ पे जो प्रमेय लगता है वो आपका थेल्स प्रमेय लगता है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि भुजा समानुपाती होगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये वाले कोण को इसको बराबर करना है। तो बराबर होगा कैसे, तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो अब रचना के बाद जब अगर हम उत्पत्ति करते हैं, तो उत्पत्ति में अगर हम देखें तो उत्पत्ति जो हमें करना है, इसमें बताया गया उत्पत्ति जो करते हैं इसका, तो उत्पत्ति के अंतर्गत बताया जा रहा है सबसे पहले कि ए वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए देखिए ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं, तो उत्पत्ति में चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा इस त्रिभुज का जो नाम है त्रिभुज डी जी एच, त्रिभुज डी जी एच में। अब ये दोनों अगर जब हम त्रिभुज में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कोण ए जो है वो डी के बराबर है, ए बराबर डी हो गया। कहाँ से लिखे, तो देखिए ए दिया है तो इसमें लिख देंगे कि दिया है। अब देखते हैं कि इसमें इस त्रिभुज की भुजा जो ए बी जो है वो डी जी के बराबर है, तो लिखेंगे कि ए बी बराबर डी जी। और ए बी बराबर जो डी जी है वो आपने कहाँ से लिखा, तो ये आपका दिया है रचना में, तो यहाँ हम लिखेंगे कि रचना से। कारण लिखना आपका बहुत जरूरी है। अब सर्वांगसम होने के लिए कम से कम 3 अंग बराबर करना है आपको, 3 अंग, 2 बराबर हो चुके, तीसरा देखिए AC जो है वो DH के बराबर है, AC बराबर DH, ये भी हम रचना से किए क्योंकि AC बराबर DH था। अब इस त्रिभुज के 3 अंग इस त्रिभुज के 3 अंग के बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DGH का। और 2 भुजा और 1 कोण है, तो 2 भुजा 1 कोण और वो भी जो कोण है से अंतर्गत कोण है। तो जब 2 भुजा और उसके एक अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और उसके एक अंतर्गत कोण के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड सर्वांगसमता का नियम लगता है। तो लिखेंगे कि साइड एंगल साइड सर्वांगसमता के नियम से। अब जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो बाकी इसके जितने भी अंग बचे हुए हैं, तो जितने भी अंग बचे हैं वो सभी अंग जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो देखिए यहाँ से ई भुजा इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, तो बचा हुआ जो कोण है ये देखिए ई वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इसलिए एंगल बी जो है वो एंगल जी के बराबर हो गया, और कारण में लिखाएगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी आप नवीं क्लास में पढ़े थे कि सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो इसके संगत कोण भी बराबर हो गए, तो ये जो कोण जो बी जो है वो जी के बराबर हो गया। अब देखिए आपको यहाँ गिवन में किया दिया है कि बी जो है से ई के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी के जगह पे एंगल ई लिख सकते हैं और यहाँ पे एंगल जी, और ये हम लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। अब देखिए ई बराबर जी हो गया। अभी हम समझा रहे थे कि सबसे पहले ई वाले कोण को इस वाले कोण को बराबर करना है, तो ई वाला कोण अगर जब इसके बराबर हो गया इसका मतलब है कि ई वाला जो लाइन है इसका पैरेलल हो गया। तो लिखेंगे इसलिए यहाँ जो है जी एच, इसलिए जी एच पैरेलल ई एफ का हो गया। अब देखिए जी एच जो पैरेलल अगर जब ई एफ हो गया तो हुआ क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण इसको अगर हम एक मान लेते हैं कि समीकरण एक जो है समीकरण एक में संगत कोण ही बना रहा। अब ये देखिए समीकरण एक में आपका संगत कोण बना रहा है। अब जब ये संगत कोण बना रहा है इसलिए दोनों जो लाइन हो गई वो पैरेलल हो गए। अब जब ये जो दोनों जब रेखा अगर इस समानांतर हो गए तो अभी हम तुरंत समझाए थे कि जब दोनों रेखा समानांतर हो जाए तो इस त्रिभुज के अंतर्गत थेल्स प्रमेय लगेगा, या उसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, छोट संक्षेप में बीपीटी भी कहते हैं। तो अब हम इसमें चलेंगे, त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF में लिखेंगे क्या दे दिया आपको, मिल गया कि GH जो है वो पैरेलल है EF का है। अब जब पैरेलल है इसलिए इसके संगत भुजा समानुपाती होंगे, तो D से लेकर G तक DG बटा में G से लेकर E तक GE बराबर D से लेकर H तक और बटा में H से लेकर F तक। आपको कारण लिखना है तो BPT से हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे समझिए आपको जो आंसर में जो लाना है DG, D से लेकर G तक, तो DG जो है वो AB के बराबर है, AB लिखा जाएगा, GE बटा में है। अब GE तो आंसर में लाना है नहीं, D लाना है, तो ये आएगा कैसे, तो इसको सबसे पहले हम पिछले वाले भी बताया गया था आपको, तो इसको सबसे पहले हम व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम अगर जब हम करते हैं तो लिखेंगे कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, GE बटा में DG बराबर HF बटा में DH। अब पूरा अगर हमें लाना है तो पूरा लाने के लिए एक जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ देंगे GE बटा में DG प्लस 1 बराबर HF बटा में DH प्लस 1, कुछ ना तो बटा में 1 है। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो DG हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा GE प्लस में DG, एलसीएम यहाँ पे हो गया DH, HF प्लस में DH। अब GE G से E तक और D से G तक, तो टोटल मिलकर हो गया DE, तो लिख देंगे यहाँ पे कि टोटल आपका हो गया DE और बटा में हो गया DG। इसी प्रकार से देखिए H से F तक और D से H तक टोटल मिलकर हो गया DF, यहाँ पे लिखेंगे DF बटा में हो गया DH। अगर जब इसका हम व्युत्क्रम किए थे तो पुनः इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम हम इसलिए करते हैं कि आंसर जब ऊपर वाला अगर मिल जा रहा है तो उसको हम सुरक्षित रखने के लिए हर के रूप में नीचे ला देते हैं, तो पुनः इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करते हैं DG बटा में DE DH
बटा में DF। अब जैसे ही व्युत्क्रम करते हैं तो देख रहे हैं कि DG जो है वो AB के बराबर है, ठीक ना। तो DG के जगह पे लिख देंगे AB बटा में DE बराबर DH आपका रचना में का जो भी चीज रहेगा वो समाप्त हो जाएगा सर। DH AC के बराबर हो जाएगा बटा में हो गया DF। आप लिखेगा कि रचना से मान रखने पर। तो अब देखिए AB बटा में D हो गया, आपको लाना था क्या AB बटा में D बराबर BC बटा में EF और AC बटा में DF। तो दो को बराबर हो गए। अगर इसी आकार को अगर हम इस प्रकार से अगर बदल के इधर से अगर लेते, सर्वांग अगर करने का प्रयास करते इधर से ऐसे, तो इसी प्रकार से भी आ जाता। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा में जो DE है वो आपका BC बटा में EF के बराबर हो जाएगा, BC बटा में EF के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बटा में DE जो है वो BC बटा में EF के बराबर हो गया भी, और AC बटा में DF के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपका सिद्ध हो। तो सिद्ध करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया। करना है क्या कि पहले आपको कंट्रक्शन तक यहाँ से समझना है। अब जैसे ही सबसे पहले आपको बताना है क्या करना है कि ये दोनों लाइन को पैरेलल करना है। तो पैरेलल जो होता है या तो संगत कोण बराबर होना चाहिए या तो एकांतर कोण बनाए, वो बाह्य बनाए चाहे अंतर बनाए। तो संगत कोण इसको बनाए, तो संगत कोण बनाया कैसे, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को हम सर्वांशम कर लिए। सर्वांशम करने के बाद बताए थे कि संगत कोण आपस में इसके बराबर हो गए। अब पहले से ये वाला कोण इसके बराबर दिया था और सर्वांशम करने के बाद ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों कोण बराबर हो गया, और जब ये दोनों कोण अगर बराबर हो गया तो ये संगत कोण बना रहा है, और जब ये संगत कोण बना रहा है इसका मतलब कि दोनों जो लाइन है से पैरेलल है, और जब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती है इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत बीपीटी लगता है, थेल्स प्रमेय लगता है। और इस प्रकार से आसान तरीके से इसको आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि एंगल एंगल समरूपता के नियम को लिखे भी। तो एंगल एंगल समरूपता का नियम ये होता है। अगर बोला जाए कि एंगल एंगल समरूपता के नियम को सत्यापित करें तो इस प्रकार से आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।